दशहरा आ रहा है और दशहरे के साथ साथ जो खुशियाँ है वो भी ला रहा है। तो अब आपके पास ये मौका है कि आपका जो इग्नोरेंस है उसको आप जला सकते हो, बर्न कर सकते हो नॉलेज प्राप्त करके। और नॉलेज प्राप्त करना अब और भी आसान हो गया है क्योंकि अब आपको 30% ऑफ मिल रहा है एमएम अकेडमी के जो कोर्सेस है उस पर। तो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप, क्योंकि 14 और 15 तारीख सिर्फ 2 ही दिन के लिए ये जो ऑफर है ये वैलिड है। और इतने कम, क्योंकि पहले इतने कम प्राइजेस है और भी कम प्राइजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन कीजिए। ओके, सो 13 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखते हैं और देखते हैं कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में क्या खास है। सबसे पहले एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखें तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कुछ कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिल रही है। अभी देखिए क्या है कि जो अलग अलग रिपोर्ट्स होती है, वेरियस रिपोर्ट्स, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और खासकर अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एग्जाम में उस पर अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है उसकी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। अब क्या कंट्रोवर्सी है, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू देखेंगे। ये वाला आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है, रीडिफाइन करने वाली है। तो अब ये जो है ये क्या कंसर्न्स रेज कर रहा है, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीधा आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम जीएस पेपर 3 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर हम उसके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं तो यहाँ पर है बिग टेक एंड आवर किड्स। जो बिग टेक्नोलॉजी है, बिग टेक कंपनीज जो है, व्हाट्सएप बोलिए, फेसबुक बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, ये सभी हमारे बच्चों पर क्या असर गिरा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि फेसबुक जो है वो बंद हुआ था, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब थोड़े डाउन हो गए थे। तो जो पीरियड में वो डाउन हुए थे, जो पॉर्नहब साइट से वो काफी ज्यादा रेज हो गई थी, वहां पर जो है काफी ज्यादा लोग, ट्रैफिक चला गया था। तो मतलब चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आपको ये जो है, जो बिग टेक कंपनीज है, या बच्चों पर क्या असर कर रही है और कैसे हमारे बच्चों को हम सही बना सकते हैं, कैसे इसे बाहर निकाल सकते हैं कि जो यूजफुल चीजें हैं वो ले और जो यूजफुल नहीं है उसको निकाल दे, तो कैसे हम कर सकते हैं। इस पर आपको एक ऐसे जो है वो लिखना है, इस पर आपको ऐसे लिखना है और आज रात को 12 बजे से पहले आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं, जो बिग टेक कंपनी है, मतलब उसमें सब आएगा, जो उन पर असर पड़ रहा है वो आएगा। मतलब पूरा आपको एक ऐसे, इसलिए मैं आपको मेंस जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछ रहा हूँ, पूरा ऐसे लिखने को कह रहा हूँ। तो ऐसे फॉर्मेट में ही आपको चीज जो है वो लिखनी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ग्रोथ फर्स्ट, यहाँ पर आरबीआई जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है उसने जो रखा था, ये अभी जो है आरबीआई का आप सभी को पता है कि उसने अपना एक कौन सा स्टांस रखा है, प्रीति? सर अकोमोडेटिव स्टांस। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पे जाते हैं तो यहाँ पर हमको जो कॉर्बेट घोस्ट है, आपको पता है अभी कॉर्बेट जो है उसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है, नामांकन। तो वो हमने देख लिया, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, अब उसके साथ क्या बातचीत हो रही है, वो उसके आत्मा के साथ, वो सब कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर है पावरिंग द डिस्कॉम। डिस्कॉम जो है वो कम्प्लीटली लॉस में चल रहा है, तो डिस्कॉम को ऊपर लाने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये अगर देखा जाए तो एडिटोरियल में कुछ भी खास चीज हमको देखने को नहीं मिलती है, अलग से ये चीज जो है आंसर राइटिंग में मैं आपको करवा लूंगा। देन यहाँ पर नीड, ये भी वही चीज है जो बच्चों का रिलेटेड हमको देखने को मिलता है, तो ऐसे में आप लोगों को कवर कर ही रहे हो। तो इस तरीके से हमको एट्रियल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली न्यूज में क्यों चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है उसने डिसकंटिन्यू किया है प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अभी देखिए, आपको पता है कि बहुत बार यूपीएससी ने अभी भी कई बार पूछा है कि ये चीज डिसकंटिन्यू कर दी गई है ना। जैसे पद्मा अवार्ड जो है वो एक बार डिसकंटिन्यू हुए हैं, ऐसा बोला गया। तो क्या होता है, कई बार रिपोर्ट्स के बारे में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये डिसकंटिन्यू कर दी गई, अभी डिसकंटिन्यू कर दी गई, फलाना अवार्ड, तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसने यहाँ पर डिसकंटिन्यू किया अपनी जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसको बताने का। अब यह हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ डेटा इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिली है 2018 और 2020 के एडिशन में, कि भाई इसमें कुछ डेटा इरेगुलरिटीज आ रही है, चाइना जो है उसको थोड़ा फेवर किया जा रहा है। अब इससे फायदा क्या होता है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ पर अच्छा हो सकता है ये बताते हैं, कि बिजनेस कहाँ अच्छा खोला जा सकता है, बिजनेस को रन कहाँ पर अच्छा किया जा सकता है, कौन से देश में किया जा सकता है, तो ये यहाँ पर बताया जाता है। बट ऑब्वियसली कि जो लोग बिजनेस को खोलना चाह रहे हैं दूसरे देश में, तो वो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो देखेंगे।
और उसके हिसाब से वहां पर बिजनेस ओपन करेंगे। अगर वो चाइना उनको दिखता है कि नहीं इंडिया से आगे है, तो ये चाइना में बिजनेस ओपन करेंगे। अगर उनको दिखता है नहीं इंडिया आगे है, तो इंडिया में बिजनेस ओपन करेंगे। तो इससे इम्पैक्ट जो है वो अच्छा खासा पड़ता है। अब जब डेटा इरेगुलरिटी हो रही है, इसका मतलब है कि भाई धोखाधड़ी की जा रही है। जो चाइना है अगर वो डिजर्व नहीं करता है ऊपर रहना, स्टिल उसको ऊपर दिखाया जा रहा है, और बाकी जो कंट्रीज है उनको नीचे दिखाया जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हो गई। बहुत सारे लोगों ने रेसिग्नेशन ये सब भी हमें देखने को मिला है। खैर, किसने रेसिग्नेशन दिया किसने नहीं दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो क्या है, कब शुरू हुई। इंट्रोड्यूस की गई 2003 में। ये यहाँ पर जो बिजनेस रेगुलेशंस है उसको मेजर करती है कि सेपरेट अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से बिजनेस रेगुलेशंस है, और फिर मतलब काफी देशों के बारे में देखती है, एंड देन उसके बाद उनको रैंकिंग जो है वो प्रोवाइड करती है कि कौन से इस पर खड़े हैं। अब यहाँ पर पैरामीटर्स क्या रहेंगे, 10 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। 10 पैरामीटर्स कौन से हैं? सबसे पहला है स्टार्टिंग अ बिजनेस। मतलब क्या है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना इजी है। किसी को भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत सारे अगर उसको समझ लो कि परमिशंस लेनी है बिजनेस ओपन करने के लिए, उसको अगर 1 साल लग रहा है, तो मतलब क्या है, मतलब जो अभी उसको आइडिया आया है बिजनेस शुरू करने का, वो 1 साल में पूरा ना हो जाएगा। उसका बिजनेस जब तक शुरू होगा तब तक ठप बैठ जाएगा। तो ये स्टार्ट कितना फास्ट आप कर सकते हो। जो कंस्ट्रक्शन परमिट्स है, क्योंकि अगर बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए जो भी आपको अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन परमिट्स डील कितने दिन में होता है आपका। इलेक्ट्रिसिटी जो है कितने देर में अवेलेबल हो जाती है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है कितने जल्दी हो जाता है। क्रेडिट जो है, पैसा जो है वो कितना जल्दी अवेलेबल हो जाता है। जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है उनको कितना प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। पेइंग टैक्सेस, टैक्सेस जो है किस तरीके से पे किए जा रहे हैं। आपको यूपीएससी, पिछले साल की जो यूपीएससी थी उसमें ये इंडिकेटर्स ही पूछे गए थे कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से इंडिकेटर जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नहीं आते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। 10 पैरामीटर आपको पता रहने चाहिए। देन यहाँ पर आता है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, एंड देन रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो ये सभी इंडिकेटर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रैंक है कंट्रीज को दिया जाता है बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर। यहाँ पर जो है गैप देखी जाती है कि एक इकोनॉमी जो है उसमें कितनी गैप है, कि भाई अगर ये शुरू करना है तो ये कंट्री में कितने जल्दी शुरू हो पा रहा है, तो कितनी गैप है। अगर समझ लो 1 दिन में शुरू होना चाहिए, अब यहाँ पर इसको 5 दिन लग रहे हैं, मतलब 4 दिन का गैप है। तो ये जो गैप है ये यहाँ पर निकाला जाता है। अब इंडिया का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई अक्टूबर 2019 में, उसने इंडिया को 63rd पोजीशन पर प्लेस किया। इंडिया का रैंक जो है वो इंक्रीज हुआ है 77, 63। तो इंडिया का रैंक जो है बेहतर ही हमें देखने को मिला है। स्कोर जो इंडिया का वो 2 सिटीज पर बेस्ड हुआ करता था, एक थी मुंबई और एक था दिल्ली। 47% मुंबई को एंड 53% दिल्ली को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखें तो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम जो वर्ल्ड बैंक है, क्योंकि रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। क्रिएट किया गया 1944 में एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद ये बन जाता है वर्ल्ड बैंक। मेंबर अगर हम देखते हैं 189 मेंबर कंट्रीज, इंडिया जो है वो भी मेंबर है। मेजर रिपोर्ट्स, काफी भी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, लेकिन मेजर रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस की, कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बंद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये जो आप त्रुटियां ला रहे हो, ये जो आप इरेगुलरिटी ला रहे हो, इसको पहले खत्म कर दो। और कुछ की रिकमेंडेशन है यहाँ पर जो आपको करना चाहिए। जैसे आपको अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि डेटा इरेगुलरिटी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से वो चल रही है, सो व्हाट शुड दे डू, या फिर व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशंस फॉर देम, कि वो जिससे बेहतर हो सके। तो क्या रिकमेंडेशंस यहाँ पर हो सकते हैं? सबसे पहला रिकमेंडेशन जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट जो है वो केस स्टडी से निकलकर हमें यहाँ पर एक्चुअल जो डेटा कलेक्शन है उस पर रहना चाहिए। क्या है कि अगर हम केस स्टडी देख रहे हैं कि भाई उसका मेरे को पता है, वो मेरे दोस्त है, उसको ना 5 दिन लगे थे बिजनेस ओपन करने के लिए, तो मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर जो एक्चुअल बिजनेस ओनर्स है उनसे जाके मिलो, उनसे डेटा लो, उनको पूछो कि आपका बिजनेस कितने देर में शुरू हुआ है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कितने जल्दी मिली है, क्या टैक्सेस यहाँ पर पे किए जा रहे हैं, आपको जो कंस्ट्रक्शन है उससे डील करने में कितने जल्दी आपने डील किया है। तो एक्चुअल में डेटा कलेक्शन आप यहाँ पर करो। गवर्नमेंट फंक्शंस जो होते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट फंक्शन दिख ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट फंक्शंस को मत इग्नोर करो कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उनकी गवर्नेंस क्या है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, स्किल्ड वर्कफोर्स बोलिए, लॉ एंड ऑर्डर बोलिए, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो वो गवर्नमेंट कितने अच्छे से दे रही है वो भी आपने यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट जो कंट्रीज है उनको टैक्सेस के बलबूते पर रैंक मत करो, ऐसा बोला जा रहा है। जैसे टैक्सेस हमने देखा ना, एक क्राइटेरिया है 10 पैरामीटर में टैक्सेस लेना। तो टैक्सेस के बलबूते पर आप मत देखो, क्योंकि क्या है कि कंट्रीज को चलने के लिए, कंट्रीज को आगे बढ़ने के लिए, कंट्रीज को डेवलप होने के लिए
टैक्सेस बहुत जरूरी होते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर कोई कंट्री जो है टैक्स नहीं मांग रही है तो वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, है ना। जो कंट्री टैक्स मांग रही है हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो इसलिए टैक्सेस के बलबूते पर आप रेट मत करो। जो प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ये आप इलिमिनेट कर लो, और जो इंसॉल्वेंसी रिजॉल्विंग है ये भी इलिमिनेट कर दो, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया ने इसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया था इंसॉल्वेंसी जो है उसमें, क्योंकि क्या आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था। स्टिल हमें कई सारी जगहों पर कई सारे जो डेवलपमेंट है वो करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हालांकि यहाँ पर रिकमेंडेशन पर उन्होंने बोला कि इंसॉल्वेंसी जो रिजॉल्विंग है वो इलिमिनेट कर देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये चीज जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर अगर कोई बैंक करप्ट हो रही है कंपनी, तो उसको कितने आसानी से आप बाहर निकाल रहे हो, उससे कितने आसानी से आप मदद कर रहे हो, या फिर समझ लीजिए कितने आसानी से आप उसको लिक्विडेट कर रहे हो, तो वो एक फॉर्म में अच्छी साबित हो सकती है। देन उसका कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट इंडिकेटर जो है उसको ज्यादा रेलेवेंट यहाँ पर बनाना जरूरी है, जहां पर गवर्नेंस जो है वो भी हमें देखने को मिले। देन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है डूइंग बिजनेस में उसको इंप्रूव करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, जिससे कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ये भी यहाँ पर लोगों को पता चलना अनिवार्य है। तो ये चीज जो है हमें रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं जो कि है रीडिफाइंड फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट को यहाँ पर रीडिफाइन करने की बात की जा रही है, अच्छे से सुनो क्योंकि आपको आपके इनपुट्स यहाँ पर देने हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है उसको पब्लिश किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। यहाँ पर एक एक्ट है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, मतलब फॉरेस्ट को क्या करना है, कंजर्व करना है, और ये 1980 में लाया गया। अब 1980 में लाने के बाद अब इसमें उन्होंने अमेंडमेंट जो है वो क्यों लाए, जिससे कि यहाँ पर जो डाइवर्जन है फॉरेस्ट का वो इजी हो जाए। डाइवर्जन मतलब क्या है, समझ लो कोई जमीन है, अगर वो हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या नॉन फॉरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट की जमीन जो है नॉन फॉरेस्ट के लिए भी लेकर जाए, डाइवर्ट कर दे, इसको बोलते हैं डाइवर्जन। देन यहाँ पर सर्टन कैटेगरीज जो है उसको यहाँ पर क्लियरेंस लेने के लिए एग्जम्प्ट कर देना। मतलब समझ लो कोई ऐसी पर्टिकुलर, क्या होता है जब भी आपको कोई समझ लो कोई चीज बनानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई फॉरेस्ट जो है इतने पेड़ टूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है कि कुछ कैटेगरीज जो है उनको यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए क्लियरेंस लेने की जरूरत ना पड़े, सीधा वो डेवलपमेंट जो है वो शुरू कर दे। तो ये यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है, मतलब बेसिकली दो चीजें जो है यहाँ पर प्रपोज की गई है। अब यहाँ पर एक्ट जो है उसको अमेंड क्यों किया जा रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये एक्ट जो है सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। अब ये एक्ट के बारे में अगर आपको एग्जाम में आ गया, ठीक है, कि ये एक्ट के बारे में आपको स्टेटमेंट्स आए और बोला गया कि ये एक्ट जो है ये 2 बार अमेंड हो चुका है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पर अभी तक एक बार हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पर फिर से प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पर 1988 जो है वहां पर हमें अमेंडमेंट देखने को पहली बार आया 1980 में, फिर उसके बाद पहली बार 1988 में हुआ, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है। करंट डेफिनेशन अगर हम देखते हैं फॉरेस्ट की, तो उसको लॉक किया गया है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, कि भाई अब वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, एक बार फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आ गई जमीन तो हो गया, फिर उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इवन प्राइवेट ओनर जो है वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी को भी नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। क्या है कि समझ लो मैंने एक जमीन जो है वो खरीद के रख दी, अब ये जमीन पे क्या हुआ कि उस जमीन पे मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, तो उस पर फॉरेस्ट उग गया, मतलब समझ लो पेड़ वगैरह उग गए, अब वो आ गई फॉरेस्ट की डेफिनेशन में, अब मैं खुद की जमीन को नॉन फॉरेस्ट इसके लिए यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ये समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो डाइवर्जन जो है फॉरेस्ट लैंड का किसी भी पर्पस के लिए, उसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लगती है। तो ये यहाँ पर प्रायर परमिशन ना लगे, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे एक्ट जो है लार्जली रिजर्व फॉरेस्ट एंड नेशनल फॉरेस्ट को अप्लाई हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को और एक्सपांड कर दिया। पहले तो सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट जो है और नेशनल फॉरेस्ट पे ही हो रहा था, लेकिन फिर कोर्ट ने और इसको एक्सपांड कर दिया और बोला कि भाई अगर ऑटोमेटिकली भी कुछ फॉरेस्ट पैच डेवलप हो रहा है, मैंने जमीन लेके रखी उस पर कोई फॉरेस्ट पैच जो है डेवलप हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली डीम्ड फॉरेस्ट जो है वो कहलाया जाएगा। समझ रहे हो, मतलब वहां पर कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है वो यहाँ पर कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रपोज्ड अमेंडमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आती है वो हमें देखने को मिलती है कि जितनी भी जमीनें रेलवे और रोड मिनिस्ट्री ने एक्वायर्ड की है 980 से पहले, 1980 से पहले, उनको एक्ट से एग्जम्प्ट कर दो। मतलब कि 1980 के पहले भी इन लोगों ने डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए जमीन खरीदी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, वो जमीन जो है उस पर कुछ हो नहीं पाया, उस पर पेड़ पौधे उग गए, वो फॉरेस्ट में चली गई, अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसलिए ऐसा है कि 1980 से पहले जिन्होंने, अगर रेलवे और रोड ने जो भी जमीन खरीदी है उसको एक्ट से एग्जाम्प्ट कर दो कि भाई हम उसको पेड़ पौधों को काट के हम यहाँ पर हमारे रोड और जो रेलवे है बनाएंगे। अब इंडिविजुअल अगर है जिसकी लैंड जो है वो इसमें फॉल हो रही है प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है बोनाफाइड पर्पस के लिए यहाँ पर कर देना चाहिए शुरू। यहाँ पर डिफेंस प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट क्लियरेंस, मतलब जो भी डिफेंस प्रोजेक्ट रहेंगे बॉर्डर के पास, समझ लो पाकिस्तान के पास जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उनको क्लियरेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डिफेंस के लिए कोई चीज चाहिए तो सीधा फॉरेस्ट कट करके हम कर लेंगे। ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन अगर करना है तो वो परमिट किया जाना चाहिए फॉरेस्टेड लैंड में से, लेकिन सिर्फ तब जब यहाँ पर एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट इतना ज्यादा डिग्रेड ना हो। मिनिस्ट्री जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि यहाँ पर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए अगर आप रिन्यू करना चाहते हो लीज को तो वो अब करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने ले लिया फिर वो कैसा होता है 10 साल का आपको लीज मिल रहा है, 20 साल का मिल रहा है, 30 साल का मिल रहा है, फिर आप रिन्यू करो। रिन्यू छोड़ो, हमको रिन्यू नहीं करना है। देन यहाँ पर स्ट्रीट प्लांटेशन जो है अलॉन्ग साइड रोड, ये अंडर द एक्ट ये एग्जाम कर देने चाहिए। क्या है कि यहाँ पर जो होता है ना रोड के आजू बाजू में हमें देखने को मिलता है, तो उसको हटा देना चाहिए। क्या होता है कि रोड को अगर एक्सपांड करना है तो उनको फिर परमिशन लेनी पड़ती है कि यार रोड के आजू बाजू में तो फॉरेस्ट रुक गए, अब हमको परमिशन लेना है, रोड बड़ा करना है, अभी सिंगल लेन था डबल लेन करना है, अब नहीं कर सक रहे हैं, क्या कर, तो वो एग्जाम कर दो कि फटाक से इनको लगा, सीधा काट वाट किए एंड सीधा रोड जो है वो एक्सपांड कर दिए। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इससे कंसर्न क्या आते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर कंसर्न जो है वही एक्टिविस्ट जो है और जो फॉरेस्ट ये वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भाई जो ओनरशिप है लास्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट, ये क्या होगा यहाँ पर कॉर्पोरेट ओनरशिप को काफी फैसिलिटेट करेगा और बहुत सारा फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग मेरा फॉरेस्ट है मेरा फॉरेस्ट है मेरा करके खत्म कर देंगे। देखिए 4% जो जमीन है उत्तराखंड में वो अंडर प्राइवेट फॉरेस्ट में आती है, तो इससे बहुत सारे फॉरेस्ट जो है डिसअपियर ही हो जाएंगे क्योंकि लोग ये काटना शुरू कर देंगे कि अब मेरी जमीन क्यों फॉरेस्ट में रखूं, मैं मेरी जमीन पे ये बनाऊंगा, फार्म हाउस बनाऊंगा। जो लीडर्स है खरज जैसे, उन्होंने यहाँ पर बोला कि ट्राइबल्स का क्या होगा, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज का क्या होगा, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो फॉरेस्ट की इस पर डिपेंडेंट है, उनका क्या होगा। उसी के साथ साथ अब जो फॉरेस्ट बन चुके हैं वहां पर जो एलिफेंट्स टाइगर रह रहे हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में भी कुछ बताया नहीं आपने। एंड वन टाइम एग्जाम्पशन अगर हम करते हैं प्राइवेट रेसिडेंस का प्राइवेट फॉरेस्ट पर, तो वो फ्रेगमेंटेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगा, फॉरेस्ट जो है वो टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाएगा। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर देखो आरबीआई का जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको फास्ट में बता रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हमने देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 लोग रहते हैं, 3 आरबीआई के रहते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर और 3 गवर्नमेंट के रहते हैं। अभी इसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई रेपो रेट हमने किस तरीके का रखना चाहिए और बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ये तय करते हैं। अभी आरबीआई जो है उसने अपना स्टांस जो है वो रखा है अकोमोडेटिव, मतलब वो नीचे जाने के लिए तैयार है कि वह कम करने के लिए हम तैयार हैं हमारे जो रेपो रेट है उसको। अब रेपो रेट जो है वो क्या है, किससे फायदा होता है, क्या होता है, वो सब हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इनकी 2 चीजें होती है। एक होती है कि भाई इन्फ्लेशन जो है उसको हम टारगेटेड रखें, मतलब 2 से लेके 6% के बीच में रखें। दूसरा है जो ग्रोथ है वो भी रहना चाहिए। अभी क्या है, जैसे जैसे रेपो रेट कम करेंगे वैसे इन्फ्लेशन जो है वो हाई होगा, तो इन्फ्लेशन जो है वो भली हाई हो सकता है लेकिन स्टिल यहाँ पर उन्होंने अकोमोडेटिव रखा है कि वह हम कम करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फोकस कर रहे हैं अभी ग्रोथ पर, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, ऐसा देखने को मिल रहा है। मतलब भले ही यहाँ पर जो अकोमोडेटिव स्टांस रखने की वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है वो काफी बिल्डअप हो सकता है, कौन सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो सकता है, लेकिन स्टिल ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो अकोमोडेटिव स्टांस है वही रख रहे हैं ताकि यहाँ पर जो डिसरप्शन है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है, ऐसी कोई चीज जो है वो यहाँ पर ना हो और जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से फेस किया जा सके, इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो हमारी यहाँ पर हो सके। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर आरबीआई जो है काफी सारे चैलेंजेस जो है ऑलरेडी यहाँ पर फेस कर रहे हैं, जैसे जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसको लाना है ना, इन्फ्यूज कैसे करना, तो उसके लिए बॉन्ड परचेज बोलो, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन उसी के साथ साथ वो एब्जॉर्ब भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाहर है उसको हम एब्जॉर्ब कर ले। तो बेसिकली आरबीआई जो है वो अभी एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां पर उनको एक स्टैगफ्लेशन भी देखने को मिल रहा है। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या है कि जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन हमारी ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट रहती है। नॉर्मली क्या होता है कि ग्रोथ अगर बढ़ रही है मतलब लोग क्या तो पैसा आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर ग्रोथ कम हो रही है मतलब लोग क्या तो पैसा नहीं है, लोग खर्च नहीं कर रहे, मतलब इन्फ्लेशन कम होता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो तो हो रही है, वो ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन।
ऐसे सिनारियो में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सोल्यूशन होता है वो होता है भाई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। ये सबसे बड़ा एक स्टांस होता है। और वही अगर हम आरबीआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो आरबीआई का ये होता है कि भाई जितना ज्यादा हो सके हम अकोमोडेटिव स्टांस रखें, जिससे कि ग्रोथ जो है पहले हम उस पर फोकस करें। ग्रोथ हो जाएगी तो अपने आप हम यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है जो बढ़ा हुआ है उसको कम कर लेंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इससे रिलेटेड ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो भी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा देखा गया, जहां पर साइमल्टेनियसली वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बाय करना है एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल करना, ये यहाँ पर जो है उन्होंने किया था। तो ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना, कॉल मनी मार्केट ये सब में जो चीजें घपले ये सब किए गए। और फाइनली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई जो आरबीआई है वो कोशिश यही कर रहा है कि कैसे ना कैसे हम यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ जो उसको बूस्ट कर ले। एक बार इकोनॉमी हमारे ट्रैक पे आ गई, एक बार ग्रोथ जो है वो जबरदस्त तरीके से हो गई, अपने आप हम इन्फ्लेशन जो है उसको कम कर लेंगे, जो हमारे कम हमने रेपो रेट किया हुआ है उसको हम बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, बाकी कुछ भी इसमें खास नहीं है।